हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सक्सेस सागर। एसएससी 2019 मेंस और सीपीओ एसआई 2020 की ये 7वीं प्रैक्टिस वीडियो है। आइए समय को वेस्ट किए बगैर हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और जिन लोगों ने इसके पहले की 6 वीडियोस को नहीं देखा है वो उसे देख लें, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किए गए हैं और यहाँ पे उनके आगे हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक अ रोज। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर लाइक अ रोज, आर जस्ट एज अ रोज, इज लाइक दैट ऑफ अ रोज, और 4th ऑप्शन दिया है नो सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो पार्ट इसमें रेड में लिखा हुआ है इज लाइक अ रोज, उसी से रिलेटेड नीचे 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपको लगता है कि वो जो रेड में लिखा हुआ पार्ट है सही है तो आप बोल दें नो सब्सटीट्यूशन, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट, जो है वही सही है। लगता है कि नहीं वो गलत है, कोई दूसरा पार्ट सही है, तो जो आपको लगे उठा लीजिए। तो चलिए इसे समझते हैं आखिर ये है क्या। सबसे पहले आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा प्रोनाउन में, और उस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन में, यानी प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन में आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे। दिख रहा है? चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को इतना। इसमें 2 चीजें आपने पढ़ी होंगी। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने पजेसिव एडजेक्टिव, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा पजेसिव प्रोनाउन। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन है क्या? कुछ प्रोनाउंस लिखे होते हैं जैसे कि माई, आवर, हर, योर। कवर्ड हो गया क्या? नहीं। अब मैं कुछ देर के लिए जरा इसे पहले हटा दूं। इसके आंसर कुछ लोगों को पता होंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं ताकि इस पे बेस्ड अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएं। ये जो माई है इसका जो पजेसिव प्रोनाउन है वो होता है आपका माइन, पजेसिव प्रोनाउन आवर का आर्स, हर, हर्स, योर, योर्स। आखिर यह है क्या? मैं ये बता क्यों रहा हूं? क्योंकि इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है जो कि सीपीओ एसआई 2019 में पूछा हुआ था। देखिए इसमें है क्या, माई का नाम अगर एडजेक्टिव दिया गया तो एक बात तो तय है कि ये अगर एडजेक्टिव है तो इसके साथ एक नाउन आएगा। अच्छा, हर एक एडजेक्टिव के साथ नाउन आए ये जरूरी नहीं है। एडजेक्टिव को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं कि एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। इसको समझने के लिए इसका नाम रखा गया है एडजेक्टिव। अदरवाइज ये जो भी पार्ट्स यहाँ लिखे गए हैं ये हैं डिटर्मिनर्स हैं, और अगर ये डिटर्मिनर्स हैं तो इसके साथ यहाँ पे एक नाउन आएगा ही आएगा। जब हमें किसी सेंटेंस में नाउन की रिक्वायरमेंट हो और इसे पजेसिव एडजेक्टिव होने बोला है तो वही लेके चलते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव हमें यूज करने हो पर्सनल प्रोनाउंस के और माइन और माई दोनों दिया हो तो हम उठाएंगे वहां पे माई, क्योंकि ये जब एडजेक्टिव है तो इसके साथ एक नाउन यूज करेंगे। जब ये एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा तब इसका मतलब है कि हमें वहां पे नाउन की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि नाउन सेंटेंस में पहले कहीं आ चुका हो और दूसरी बार, तीसरी बार है, कभी भी हमें दोबारा से नाउन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम एक ऐसा वर्ड वहाँ पे यूज़ कर लें कि जहाँ पे पोजीशन और नाउन दोनों आ जाए, तो वहीं पे ये जो बनता है माइन आता है। यानी माइन को आप कह सकते हैं, अगर आपने कहीं माइन यूज़ किया है तो इसका मतलब यही है कि वो माई प्लस नाउन को रेफर कर रहा है। नाउन के रिपीटिशन को हम नहीं चाहते हैं, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द टर्म माइन। यानी ये कहा जा सकता है माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, आवर प्लस नाउन इज इक्वल टू आवर्स, हर प्लस नाउन वैसे ही हर्स, योर प्लस नाउन योर्स, ऐसे आगे के एंड सो ऑन। ये बात क्लियर? अब आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल समझा जाए। अगर मैंने कहीं लिखा योर कार इज बिगर, दिख रहा है बोर्ड पे? ठीक है, योर कार इज बिगर देन मी। तो अब आप देखेंगे कंपैरिजन तो हो रहा है। मार्कर का कलर चेंज कर लूं, आपको पसंद आएगा। कंपैरिजन तो यहां हो गया। कंपैरिजन किससे है? यहां पे तुमसे नहीं है, तुम्हारी कार से है। तो अगर हमने यहां पे तुम्हारी कार लिखा है तो जाहिर सी बात है कि यहां पे कंपैरिजन मुझसे नहीं होगा, मेरी कार से होगा। यानी इसी को हम क्या कह सकते हैं? माई कार। एज आई टोल्ड यू,
whenever we require a noun we are going to use this form, यानी my plus noun, our plus noun, your plus noun. But when we don't need to repeat the noun, then the term pronoun comes and there we use possessive pronoun. It means अगर नाउन के रिपीटिशन को हटाना है तो वहां पे आप ये प्रोनाउन यूज करिए, अगर नाउन की रिक्वायरमेंट है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ आप नाउन यूज करिए। तो इस सेंटेंस में माई कार, अगर आप देखेंगे तो कार तो एक बार आ चुका है, तो जब कार एक बार आ चुका है तो वी डोंट नीड टू यूज इट फॉर द सेकेंड टाइम, तो ये तो गड़बड़ ही है। लेकिन अगर आप इसे काट करके बोले सिर्फ माई लिखा जाएगा तब तो ये तो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि माई इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव सॉरी, एंड इफ इट इज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव इट मस्ट हैव अ नाउन, इसके साथ एक नाउन जरूर रहेगा। तो नाउन लगाएंगे तो गड़बड़ है, नाउन हटा रहे हैं तब भी गड़बड़। तो एक काम करते हैं, हमें प्रोनाउन लगाना ही है, तो माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइन कर दिया। ये बात क्लियर है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं। ओके, इसे मैंने इरेज किया यहां से, देखिए है क्या, फिर अपने क्वेश्चन पे भी हम आ जाएंगे तुरंत। वहां पर तो लिखा मैंने ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए, जैसे कि ये एडजेक्टिव है तो इसका प्रोनाउन अवेलेबल है। लेकिन मान लेते हैं अगर मैंने कहीं ऐसे लिखा होता राम्स कार, किसी नाउन के बारे में अगर हम बात करते, और नाउन के बारे में बात करते तो नाउन का तो कोई अलग से प्रोनाउन होता नहीं है, मतलब कि नाउन को ही हम जैसे कि यहाँ पे माइन, माई प्लस नाउन का माइन अवेलेबल है, वैसे राम्स प्लस नाउन का अलग से तो कोई वर्ड अवेलेबल है नहीं। तो जो काम यहाँ पे माइन कर रहा है बिल्कुल इसी तरह वाला काम अगर हमें नाउन से कराना है तो बस इस नाउन को हटा दीजिए, और ये जो पॉजेसिव नाउन यहाँ लिखा हुआ है उसको उसी अपॉस्ट्रोफी के साथ लिख करके छोड़ दीजिए। यानी जब आप किसी पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज करते हैं किसी नाउन के साथ, और अगर इस नाउन के रिपीटिशन को हटाना हो लेकिन पोजेशन उसी का दिखाना हो, तो हम उससे रिलेटेड क्या लगा देंगे, प्रोनाउन, यानी कि योर कार का योर्स लिख देंगे। लेकिन अगर आपको किसी नाउन का पोजेशन दिखाना है तब तो यहाँ पे डिटर्मिनर हो जाएगा। राम्स कार में राम्स तो डिटर्मिनर है, बात यहाँ राम की कर रहे हैं, सॉरी कार की कर रहे हैं, राम की नहीं कर रहे। अब हमें मान लेते हैं कि एक बार रिपीटिशन हो गया और दोबारा से हम नहीं चाहते कि वो रिपीटिशन हो, तो वहां पे हम सिर्फ राम्स लिख देंगे और ये माना जाएगा कि क्या बन जाएगा, राम्स कार। अब एक बात और समझिए, इसके पहले मैंने कहीं पे एक वीडियो डिस्कस किया था जहां पे नाउन के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो अब आप चाहे राम्स कार लिखें, चाहे राम्स लिखें, चाहे दैट ऑफ राम लिखें, ये बात बराबर है। ये दैट ऑफ जो है इसी कार को रेफर कर रहा है, यानी कि अगर आपने दैट ऑफ राम किया जरूरत के हिसाब से, क्योंकि जो दैट है वो सिंगुलर नाउन के रिपीटिशन को हटाता है। अब यहां पे अगर आप आते हैं तो चाहे आप माइन लिखिए। एक बात और, ये जो प्रेपोजिशन आपने यूज किया, इसके बाद जब आप जिस भी नाउन या प्रोनाउन को लिखेंगे वो होना चाहिए पर्सन। क्यों पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन और ये प्रेपोजिशन मिल करके वो पोजीशन ऑटोमेटिक हो गया राम्स। अब यहां पे जो माइन आपने लिखा है ये तो सही है ही, आप अगर चाहें तो दैट ऑफ, अब ऑफ के बाद तो हमें पर्सन लगाना है, पर्सन लगाएंगे तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो क्या बनेगा, मी बनेगा। यानी आप माई कार लिखें, माइन लिखें, दैट ऑफ मी लिखें, ये तीनों सही है अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको लगता है अगर नाउन के रिपीटिशन को हटाना है तो ये लगाइए, चाहे ये लगाइए, नाउन के रिपीटिशन को नहीं हटाना है अगर, तो तीनों में से जो मना है वो लगा लीजिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वैसे ही योर कार की अगर बात की जाए तो योर कार को आप चाहें तो योर्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर जरूरत पड़ा तो योर कार, जैसे वहाँ पे माई कार को हटा के माइन किया गया, अगर कहीं योर कार को हटाना हो तो योर्स कर दीजिए, या योर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं दैट ऑफ। अब यहाँ पे तो पर्सन चाहिए, तो योर का जो पर्सन है वो यू है, अब उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों है, तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही लगा दीजिए। यू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है, लेकिन ऑफ के बाद तो इससे हम क्या मानेंगे, ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, यानी कंपैरिजन जो है वो सिमिलर थिंग्स के बीच में होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, मैं आता हूं अपने क्वेश्चन पे जल्दी से। ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसमें दिया है द कलर ऑफ हर चीक्स। इसको मैं इरेज कर दूं जरा। तब तक आप ट्राई करिए, अपना यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए इसमें। देखिए है क्या, द कलर ऑफ हर चीक्स, द कलर ऑफ हर
क्या क्वेश्चन है? द कलर ऑफ हर चीक्स इज लाइक अ रोज। हर चीक्स इज लाइक अ रोज, लाइक अ रोज, यही है ना? अब देखिए जो लाइक है ये है प्रेपोजिशन इस सेंटेंस में। प्रेपोजिशन का ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब कंपैरिजन किसके? यहां पे ये है प्रेपोजिशन, अब ये है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। अब मुद्दा ये है कि हमने जो कंपैरिजन किया है यहां पे इस वाले पार्ट का कंपैरिजन कर दिया इस वाले से, वहां पे है रोज, या अब यानी कि रोज का कंपैरिजन किससे किया कर दिया गया? कलर से किया गया ना। अब कलर किसका है? चीक्स का है, यानी कि इसका अगर कलर है तो फिर यहां पे भी क्या होना चाहिए? रोज का भी कलर ही होना चाहिए। रोज ये गलत हो गया, यानी आप इसे बोल सकते हैं ऐसे करके, द कलर, सॉरी, द कलर ऑफ अ रोज, ये स्मॉल में लिखिए, द कलर ऑफ अ रोज। यही करेंगे तभी से होगा। अब मैंने क्या बताया कि एक बार जब ये नाउन आ चुका तो दोबारा इस नाउन को नहीं लगाना है, क्योंकि ये नाउन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे द कलर न लिख करके सिंगुलर को हटाने के लिए क्या यूज कर दीजिए? दैट यूज कर दिए सेंटेंस है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यानी जो सही ऑप्शन होगा इसमें वो क्या हो जाना चाहिए? वो होना चाहिए इज लाइक दैट ऑफ अ रोज, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। हालांकि आंसर तो पता ही होगा आपको इसका भी, लेकिन मैं इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूं वो देखिए। आप लोग इसका आंसर यही बताएंगे कि एयर के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट तो वही है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के साथ, चाहे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो, हम वहां पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपने एयर यूज किया है, उस एयर के पहले का जो आर्टिकल है वो द रिमूव कर दीजिए। यानी जो सही कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बाई हम यूज करते हैं कब? ये ट्रांसपोर्टेशन बताने के लिए, किस माध्यम से गया कोई बंदा, इसी समय तो यूज करते हैं। ठीक है, अब बाई के साथ क्या लगा सकते हैं आप? एयर। शायद दिख नहीं रहा होगा, ये ढक गया ना। चलिए मैं फिर से और साफ लिख देता हूं इसे। वैसे आप लोगों के जब मैं चेक करता हूं, जो वॉचिंग आती है वो अच्छी आती है, इससे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हो रहा हूं। बस ऐसे ही वॉच करते रहिए, अपने कमेंट्स देते रहिए, सुझाव देते रहिए। बाय एयर और बाय रोड, बाय वाटर, ट्रांसपोर्टेशन का नाम अगर ले लेते हैं तो बाय बस, कार, ट्रेन, ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। इनके साथ हमें किसी भी डिटरमिनर का यूज नहीं करना होता है, और उसका सिंपल सा एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि जब हम बात करते हैं कि किस माध्यम से आए हैं या किस चीज से हम आए हैं, तो वहां पे जो हमारा स्ट्रेस होता है वो होता है कि काम को कैसे किया है। तो जब कैसे किया तो बीच में तो किसी डिटरमिनर की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पे जो बाय द एयर लिखा है वहां पे से द हटा दीजिए, सेंटेंस सही। लेकिन अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि हमने तो कई ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर आर्टिकल द या अ या एन कुछ भी लगा हुआ आता है। तो बिल्कुल ऐसा है। अब जब कभी आपने ये देखा, यहां पे तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि किस माध्यम से काम किया या कैसे हम आए, तब तो वहां पे बाय लगा के छोड़ दिया। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रेस करना ही हो कि वो व्हीकल कौन है, तो वहां पे उन व्हीकल को, उन ट्रांसपोर्टेशन को आप 2 पार्ट में डिसाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसा जो टैक्सी फैमिली हो। टैक्सी फैमिली समझते हैं? टैक्सी फैमिली कहने का मतलब ये हुआ जिन पे आप वॉक न कर सकें, कांट वॉक, मतलब बैठ गए, छोटी गाड़ियां हो उस पे बैठ के जिसमें आ रहे हो। और ये रहा आपका नॉट टैक्सी फैमिली। अब जैसे कि जो बड़ी गाड़ियां हो, जैसे बस, ट्रेन, हो गया ना, एटसेट्रा। टैक्सी फैमिली का मतलब कार हो गया, कैब हो गया, ओला जो हो गई, ये सारी चीजें। तो अब इसका मतलब ये निकला कि अगर टैक्सी फैमिली की बात आ रही है तो वहां पर हम डिटरमिनर लगाएंगे, और अगर हम नॉन टैक्सी फैमिली की भी बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हम डिटरमिनर लगा सकते हैं। लेकिन एक बात हमें यह ध्यान देना है यहाँ पे कि जैसे ही आपने स्ट्रेस किया कि आप किस चीज से आए हैं, तो वहां से ये जो मीडियम है इसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे हम प्रेपोजिशन चेंज करेंगे। तो वहां पे आप 2 प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऑन लगा सकते हैं और आप चाहें तो इन लगा सकते हैं।
मुद्दा यह है कि क्या ऑन और इन दोनों के साथ लगा सकते हैं? नहीं। जब एक ऐसी चीज जिसपे कि आप फ्रीली मूव कर सकें, यानी कि जो नॉट टैक्सी फैमिली का हो, तो वहां पे आप उसके सरफेस पे होते हैं। जब सरफेस की बात करेंगे तो वहां पे ऑन की बात करेंगे। जब आप टैक्सी फैमिली की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आप बैठ गए कंफर्ट जोन में है, तो वहां पे जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे आप इन। यानी कि जब आप इनके साथ कोई डिटर्मिनर का यूज करेंगे उस सिचुएशन में, अगर टैक्सी फैमिली यानी छोटी गाड़ियां, यानी कहने का मतलब ये कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसको कि आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप यूज कर रहे हैं और जिसमें आप फ्रीली वॉक नहीं कर सकते, वहां इन लगाइए। और बड़ी गाड़ी है जिसे फ्रीली वॉक कर सकते हैं तो वहां पे ऑन लगाइए। एक एग्जांपल समझते हैं इसे। मान लीजिए मैंने ये लिखा आई वेंट, दिख रहा है, देयर बाय अ बस। ठीक है, बस छिप गया। मैं काम करता हूं, क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ये लीजिए, बाय अ बस। एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, आई रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई बाय अ कार। ठीक है, अब देखें, अब इसे सही करने के आपके दो ऑप्शंस हैं। एक तरीका तो ये है कि या तो आप यहां पे इस अ को हटा दें, बाय रहने दें, सेंटेंस सही। अब चलिए, यहां पे तो दो ऑप्शन बच गए ना हमारे पास, हम इसे भी हटा सकते हैं, बाय भी हटा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हम एग्जाम में बैठे और ये ऐसे आ गया और ये वाला पार्ट दे दिया आपको ए और ये वाला पार्ट दे दिया बी, यहाँ वाला पार्ट दे दिया ए और यहाँ वाला पार्ट दे दिया बी। तो अब क्या करें? अब हम बाई को हटा करके, चूंकि बस है तो ये वाला पार्ट है, नॉट टैक्सी फैमिली का पार्ट है, तो यहाँ पे ऑन लगाएं, या ये करें। देखिए सही, जब भी कभी एग्जाम में बैठे और दोनों के दोनों पार्ट आपको दिख जाए कि यहाँ भी सही करने सही हो रहा है, यहाँ भी, तो बाद वाले को सुधारिए, क्योंकि यहाँ तो सही है ही। तो यहाँ से आप इसको हटाइए और यहाँ से आप इसको, तो यहाँ से तो आर्टिकल अ को आप हटा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये अ के साथ यहाँ पे एक ऐसे आ गया होता है, बाई अ रेड बस, यहाँ पे लगा देते हैं बाई अ रेड बस। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? अब क्या यहां पर भी बाद वाला सुधारेंगे? नहीं, अब बाद वाला नहीं सुधारेंगे, क्योंकि बाद वाला अगर आप यहां पे इसमें कुछ करेक्शन करने गए तो एक बात तो क्लियर होगी कि आपने अ हटाया तो रेड भी हटाना पड़ेगा। और जब आपने दोनों को हटा दिया तो सेंटेंस तो सही हो जाएगा, लेकिन जो इंटेंडेड मीनिंग थी वो मीनिंग यहां पर नहीं आएगी, वो मीनिंग बिल्कुल आ ही नहीं सकती यहाँ पे। तो हमें तो वही मीनिंग चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में जहां पे कि हम हटा ही नहीं सकते, मीनिंग ही बदल जा रही है, भले सेंटेंस सही हो, आप इसे हटा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा बाई बस, बट यू विल चेंज द मीनिंग। तो आपको मीनिंग नहीं चेंज करनी है, वही रखनी है। तो अब यहाँ पे आप ये क्या करेंगे? इस बाई को यहाँ से हटा दीजिए, ये अ रेड बस रहने दीजिए, चूंकि ये ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी फैमिली का नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। यहाँ पे भी रहने दीजिए, यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। तो ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं, इनमें बहुत इजी, ये सारे क्वेश्चंस तो इजी ही हैं, आप देखेंगे तो इनके आंसर्स तो आप वैसे भी कई लोग बता देंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड और क्या कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो आपके पेपर में आएंगे और आप कर सकते हैं, मैं उनका डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ। तो आई होप कि इसमें जो सही आपको चूज करना है वो है ऑप्शन नंबर 3, बाय द एयर में से द हटाइए, सेंटेंस हो जाएगा। यानी सेंटेंस ऐसे होगा, द डे बिफोर यस्टरडे ही लेफ्ट फॉर यूरोप बाय एयर, नॉट द एयर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, और ये रहा अगला एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। चलिए इन सबको सॉल्व करिए, तीसरा और चौथा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई विश, चलिए ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में, यहाँ पे मैं बस आपको हिंट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आई विश क्या बताता है? पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, जो नहीं देख रहे हैं वो देखें। अब किस वीडियो में मुझे याद नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरी वीडियोस देखिए, बार बार एक ही चीज बताना सही नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा। यहां पे आई विश लिखा हुआ है, आई विश को हिंदी में कहते हैं काश, और ये बताता है इमेजिनेशन को। इमेजिनेशन इतना पता है। इमेजिनेशन, अब आई विश के साथ चाहे प्रेजेंट की करे चाहे पास्ट की करे, अगर प्रेजेंट का, अच्छा आई विश जब भी यूज करेंगे तो आगे की जो बात होगी वो हमेशा इम्प्रॉबेबल ही होगी। इम्प्रॉबेबल, अब इम्प्रॉबेबल वगैरह क्या है मैंने पिछले वीडियोज में बताया, उन्हें देख लीजिएगा। अगर वो इम्प्रॉबेबल है और प्रेजेंट इम्प्रॉबेबल है, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई विश के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इफ अ सेंटेंस कम्स, एंड दैट विल कम। एंड इफ आई टॉक अबाउट पास्ट and the situation is improbable in past,
तो वहां पे हम यूज करेंगे उस सेंटेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यही चीजें हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो आइए इसे देख लेते हैं। आई विश लगा हुआ है, आई विश आई हैव वर्कड हार्डर देन आई डिड, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। अगर ये पास्ट की बात है तो हमें क्या यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे किस में दिया हुआ है वो ऑप्शन, अच्छा इसमें एरर डिडक्शन है, तो एरर किस में लिखेंगे आप, दूसरे में, जहां लिखा है आई हैव वर्कड दैट शुड बी आई हैड वर्कड। क्लियर हो गया। तो इस पर डिस्कशन ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका डिस्कशन पिछले किसी वीडियो में किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिस डॉक्यूमेंट हैज साइंड बाय 2 पर्सन्स। चलिए, कुछ लोग जो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें तो इसका आंसर पता हो ही गया होगा क्या होगा। फिलहाल मैं सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को तो बता नहीं रहा, सबके लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। देखते हैं कुछ इसमें। इसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस पर। आप बताइएगा गलत है कि सही। एग्जाम्पल है, द क्रिमिनल्स of the city have arrested by the पुलिस। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए कि आखिर इसमें एरर क्यों है और कहां है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो एरर है वो है आपका पार्ट 4 में, हैज साइंड, वहां कुछ और होना चाहिए। लेकिन उसी को समझाने के लिए एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला एग्जांपल रहा, एक एग्जांपल और लिखता हूं आप लोगों के लिए। द पुलिस हैव बीन अरेस्टेड all the criminals of the city। ठीक है, अब ये 2 एग्जांपल्स हैं, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसे हटाता हूं मैं, देखिए क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों एग्जांपल सही हैं कि गलत हैं, तो कुछ लोगों को तो दोनों सही लगेगा, और आप ही में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर दोनों गलत है। मैं पूछूंगा दोनों क्यों गलत है, तो आप बताएंगे कि सर ये जो पहला वाला एग्जांपल आपने लिखा है, यहां पे एक वर्ड यूज कर लीजिए बीन, और ये सेंटेंस हो जाएगा सही। और दूसरे वाला एग्जांपल में पूछूंगा क्या एरर है, तो आप ही में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर जो बीन यूज किया है इसे हटा दीजिए। जरा चेक करूं तो, द क्रिमिनल्स ऑफ द सिटी हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, whereas in the second statement the police have arrested all the criminals of the city। अब ये सही हो गया। कुछ लोग तो समझ गए, लेकिन कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट क्लियरली। आप लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। अगर आपने हाई स्कूल पढ़ा है, सर पढ़ा तो है, तभी तो हम एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं उस बंदे की बात कर रहा हूं पढ़ा है जो पास है। सर हम तो 90% नंबर पाए हैं, तो मैं 90% वाले की बात नहीं कर रहा, वो 90% वाले उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जो दूसरे को बैठा के पेपर लिखवाया है या नकल मार करके चिट ले करके लिखा है एग्जाम में। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो भले ही 33% नंबर पाया है लेकिन खुद से पाया है, तो उसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। और बाकी जो नकल मार रहे हैं वो समझेंगे अपना क्यों नहीं आ रहा उन्हें। वॉइस को हिंदी में बोलेंगे वाच। खैर चलिए, तो हिंदी की बात है, जो भी है जो पढ़ा आपने। लेकिन अब हम तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश, हमारे पेपर में तो सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आने वाले हैं, तो बेहतर यही है कि इसे हम इंग्लिश में समझे। तो वॉइस होता क्या है, वॉइस अगर कोई पूछे आपसे तो आप वो बताइए हिंदी में क्या है, लेकिन इसको समझाने के लिए बताना पड़ेगा द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ये कुछ बताते हैं। वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो टेंस में यूज किए जाते हैं, वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो इमेजिनेशंस में यूज किया। अभी आई विश वाला देखा ना, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया गया। वर्ब्स के ऐसे भी फॉर्म्स होते हैं जो ये बताते हैं, आपके वॉइस को बताते हैं। अब वॉइस क्या है, वर्ब का एक ऐसा फॉर्म जो ये बताए कि सब्जेक्ट ही डूअर है, सेंटेंस को बोलेंगे एक्टिव वॉइस। वर्ब का ऐसा फॉर्म जो ये बताए कि सेंटेंस इज नॉट इक्वल टू डूअर, यानी सॉरी सेंटेंस बोल रहा हूं, सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, वो एक्शन का रिसीवर है, तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वॉइस।
कुछ खोपड़ी में ये बात नहीं गई होगी, तो आइए समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा, ही प्लेज हॉकी, ठीक है। ही प्लेज हॉकी में क्या है कि ही सब्जेक्ट है, प्लेज है वर्ब और ये है इसका ऑब्जेक्ट। अब आप बोलेंगे कि वह हॉकी खेलता है, तो यानी कि यहां का जो सब्जेक्ट है यही क्या है, डूअर है, और अगर ये डूअर है तो इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा होता, इफ आई हैड रिटन द सेंटेंस इन दिस वे, हॉकी, HOCKY, हॉकी इज प्लेड, अगर मैंने इतना बोला तो अब आप बोलेंगे कि हॉकी खेलता नहीं है। अब इसकी मीनिंग आप निकालेंगे, हॉकी खेला जाता है। तो कैसे पता चला, इसी वर्ब के फॉर्म से, यानी कि जो सब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट जो है डूअर नहीं है, डूअर कोई और है। जरूरी नहीं है कि उस डूअर को हम सेंटेंस में लगाएं ही, हमारी मर्जी। हम पैसिव वॉइस में जब देखिए, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले होता क्या है, हम तब यूज करते हैं जब हमें यह बताना, स्ट्रेस देना हो कि किसने काम को किया है। पैसिव वॉइस की बात हम तब करेंगे जब हमें इस बात पर स्ट्रेस देना हो कि क्या काम किया गया है। तो अब डूअर लगाने का मनो लगाइए, न मनो मत लगाइए। इसीलिए तो डूअर हम चाहें तो पैसिव वॉइस में लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसीलिए कई बार पैसिव वॉइस में हम उन डूअर्स को नहीं लगाते जिनको लगाए हुए सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो। हालांकि यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही लिखा था, अगर मैंने उसी का बनाया है तो ये एक डेफिनेट सब्जेक्ट हो जा रहा है यहाँ पर। अब अगर ये रहता समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, एक जनरल स्टेटमेंट की बात होती तो नहीं लगाते हम, क्योंकि बिना लगाए क्लियर हो जाता है कि लोग ही कर रहे हैं उसे। अब ये वर्ब के फॉर्म से हमें पता चला, ये जो इसके साथ थर्ड फॉर्म के, यहाँ पे इसने इस काम को नहीं किया बल्कि ये काम इसके ऊपर किया गया, ये पैसिव है। यानी यहां से एक बात हमें जो क्लियर हुई वो ये है कि अगर पैसिव वॉइस है तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं ना कहीं होगा। बी मीन्स व्हाट, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, यानी कि बी की कोई भी फॉर्म हो। जैसे यहाँ पे इज है, वॉज होता तो पास्ट हो जाता, परफेक्ट होता तो हैज बीन, यानी कि बी के साथ थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, और पैसिव है तो जो भी सब्जेक्ट वो डूअर नहीं है, रिसीवर है। बस यही यहाँ हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जब तक ये बीन नहीं लगा था, ये वाला पोर्शन, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म तो इसमें था नहीं। इट मीन्स द सेंटेंस वाज रिटन इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मीन्स व्हाट, लुक एट हियर, सो यू विल कंक्लूड द सब्जेक्ट विल बी द doer. If the subject is the doer, it means the criminals are arresting, यानी कि क्रिमिनल ने अरेस्ट किया हुआ है। क्रिमिनल्स जो, उन्होंने किसी को अरेस्ट किया है, लेकिन क्रिमिनल्स तो अरेस्ट करेंगे ही नहीं। अरेस्ट करने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, जो पावर है, वो किसके पास है, पुलिस के पास है। यानी क्रिमिनल्स ने नहीं अरेस्ट किया है किसी को, बल्कि क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। तो पैसिव बनाना पड़ेगा, सिंस द सेंटेंस इज रिटन इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज बी फॉर्म after have, and the third form of the be is been, तो ये बनेगा have been arrested। तो यहाँ सही हुआ, ऐसे पहचानेंगे। Now look at the second sentence, the police have been arrested all the criminals। Here we are talking about have been arrested means what, the structure is in passive voice। Passive voice means what, the subject is not the doer, the subject is the receiver। So here the police is the receiver, यानी कि the police have been arrested। अब पुलिस को तो अरेस्ट किया नहीं जाएगा, जब इन्हें अरेस्ट, अच्छा पुलिस को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर वो गलत करे, लेकिन यहां मुझे कैसे पता चला कि पुलिस वाला ने गलत नहीं किया बल्कि इसी पुलिस ने अरेस्ट किया है। अच्छा एक चीज और, ये जो पुलिस लिखा हुआ है द पुलिस, ये पूरे डिपार्टमेंट को रेफर कर रहा है, मतलब जितने भी लोग उसमें होते हैं। अब इसको अरेस्ट नहीं करेंगे हम, या तो किसी पुलिस मैन को या पुलिस मैन को, पुलिस वुमन को या पुलिस वुमेन को अरेस्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर ये पैसिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो अगर वो इसका ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, तब तो वो सब्जेक्ट बन गया, तो यहाँ की जगह तो खाली होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, यानी कि अरेस्ट किया गया है क्रिमिनल्स को, और क्रिमिनल्स को किया गया तो वही डूअर होगा, और अगर वो डूअर होगा तो फिर बीन यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर हुआ? नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन। आई थिंक इट वॉज क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा। ये दिया हुआ है डॉक्यूमेंट हैज साइंड। अब देखें आप, हैज साइंड जो लिखा हुआ है दैट इज एन एक्टिव स्ट्रक्चर। एक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, सब्जेक्ट विल बी द डूअर, एंड व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस, दैट इज दिस डॉक्यूमेंट। यानी कि डॉक्यूमेंट ने साइन किया है, तो डॉक्यूमेंट तो साइन करेगा नहीं ना, डॉक्यूमेंट को साइन किया जाएगा, और वो बनेगा दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड बाय 2 persons। क्लियर हो गया? यानी कि इसमें जो एरर है 4 में है, जहां पे हैज साइंड है उसे कर दीजिए हैज बीन साइंड। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या आ गया? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। दिस फैब्रिक इज, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप इसे। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं इस पे।
देखिए, अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़ा है और आप आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए रेडी होना चाहते हैं, इफ़ यू रियली वांट टू बी रेडी फॉर द एग्ज़ाम्स, और आप ये सोच रहे हैं कि कोचिंग खुलेगी तब हम करेंगे, तो एक बात आपको मैं बता दूं, ये जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, इस समय मुश्किल है क्लासेस कब से चलेंगी। और अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती भी हैं, अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट भी होती हैं, तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे। जब सारे बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे तो ऑफलाइन पे जब भी हम जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो हमें तो सारे बच्चों को देखना है। हमारे मन में भी तो रहेगा ना कि जिस बैच में बैठ कर 150 बच्चे पढ़ते थे, 50 बच्चे पढ़ते थे, उसमें से 10 बच्चे आए हैं, 5 बच्चे आए हैं, तो वो स्पीड उतनी अच्छी तुरंत नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे आएंगे। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग ऑनलाइन स्टडी करने की आदत डाल लीजिए। क्योंकि अभी लाइव नहीं आ पा रहा हमें, आप डिमांड करते हैं कि सर लाइव आइए, कुछ समय और रुक जाइए, 15 से 20 दिन, फिर लाइव वाली क्लासेस का भी अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक लाइव नहीं है, मैं खुद ही अपने से जो क्वेश्चंस लाया हूँ यहाँ, ये मान के चल रहा हूँ कि इनकी क्या क्या बारीकियाँ हैं, और उनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए, ये भी सीख लीजिए, पढ़ने की आदत डाल लीजिए अब ऑनलाइन। खैर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए, इसमें जो सही ऑप्शन है, दिस फैब्रिक इज ब्लैंक दो चीपर दैन अदर फैब्रिक्स। अब इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड, पहले ही बोल दे रहा हूं कि कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन मैं रीजन बता देता हूं कि पहला ही क्यों होगा, बाकी क्यों नहीं होगा। ठीक है, देखिए है क्या, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार जिसे हिंदी में बोलते हैं आप, सिमिली यूज करते हैं, सिमिली, और इसे यूज करते हैं इक्वालिटी के कंपैरिजन में। इक्वालिटी, हालांकि आपके पेपर में इनकी थियरी नहीं आती, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इक्वालिटी का जब कंपैरिजन करना हो हमें, तो वहां पे हम सिमिली का यूज करते हैं, और उस समय हम यूज करते हैं एज का, या फिर सो एज का। एज हम तब यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो, सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो। सो एज का यूज तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा सिर्फ नेगेटिव है। यानी अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो वहां पे आप एज भी यूज कर सकते हैं, सो एज भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर फादर। ठीक है, यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर फादर। जरा मैं इसे पहले हटा दूं एक बार, देखें, यू आर नॉट सो क्लेवर एज योर फादर। अब देखें, सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो सो क्लेवर एज। अब ये जहां सो लगाए हैं, आप चाहें तो यहां एज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता है इस तरीके से, यू आर सो क्लेवर एज योर फादर, अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता यू आर सो क्लेवर एज योर फादर, तो फिर ये गलत होता, यहां पे हमें लगाना पड़ता एज। ठीक, इसका मतलब है कि तुम उतने ही क्लेवर हो जितने कि तुम्हारे पापा, उतने ही जितने की। तुम उतने क्लेवर नहीं हो जितने कि तुम्हारे पापा, यानी कि उतने नहीं हो जितने की। तो ये चाहे सो एज लगाइए नेगेटिव में, चाहे एज लगाइए। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस कितने तरीके से आते हैं, पूरा डिस्कस कर ले रहा हूं। सो नेगेटिव में यूज नहीं होता, सॉरी अफर्मेटिव में यूज नहीं होता, तो सो को अफर्मेटिव में लगा करके एरर आएगा, पहला एरर। दूसरा एरर, ये जो एडजेक्टिव आपने यहां पर लिखा है, ये एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होनी चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एज लिखा होता, यहां भी एज, और यहां पे लिखा होता क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट, क्लेवर के साथ अर या इस लगा करके होते, गलत होते। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाई, ये क्यों गलत होते? इसका आंसर ये है, मैंने पहले ही बोला सिमिली यूज की जाती है इक्वालिटी के कंपैरिजन में, और जब इक्वालिटी की कंपैरिजन की जा रही है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में क्यों लिखेंगे आप? उसका तो जो बेसिक नेचर है, जो उसकी क्वालिटी है, सिर्फ पहले उसी क्वालिटी को तो लेकर के हमने जोड़ देंगे कि भाई यही है, उतने तुम नहीं हो जितना कि वो। तो इस वजह से जब भी हम एज और सो एज का यूज करते हैं, तो जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक, अब अगर आपको कभी ये बताना हो कि कोई एक पर्सन दूसरे से बेहतर है या उससे खराब है, वर्स है, तो वहां पे आप कंपैरेटिव यूज करेंगे देन के साथ। तो आइए जरा उसे भी देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसे लिखा
यू आर stronger than your father। अब देखिए इसमें है क्या, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर फादर। ठीक, ये एक अलग कंपैरिजन हो गया, और यहां पे लिख दिया यू आर एज क्लेवर एज योर फादर, और ये इक्वालिटी का हो गया। यानी कि क्लेवरनेस की अगर बात की जाए, मान लेते हैं कि ये कोई पर्सन है ए और ये कोई पर्सन है बी। मैंने बोला कि ए और बी दोनों में जो क्लेवर होने की जो क्वालिटी है, जो क्लेवरनेस है, वो सेम है, तब तो एज और एज लगा दिया। और आपको ये बताना होगा कोई दूसरी क्वालिटी भी है, लेकिन ए जो है बी, जितना क्लेवर बी है उतना ही क्लेवर ये है, लेकिन ए जो है बी से ज्यादा स्ट्रांग है, तब तो स्ट्रॉन्गर लगाना पड़ेगा। तो अब इस बात को बोलने का आपके पास दो तरीका, एक तरीका ये कि एक सेंटेंस अलग यूज कर लीजिए और दूसरा सेंटेंस ये यूज कर लीजिए, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा, काम चल जाएगा। और एक तरीका यह है कि दोनों को एक ही में मिला दीजिए। तो जब दोनों को आप एक ही में मिलाएंगे तो इसमें करना क्या, आप जो भी बात पहले बोले, चाहे ये वाली बात पहले बोले चाहे ये वाली बात पहले बोले, तो जब ये वाली बात आप यूज करेंगे तो ये एज और एज का जो पेयर है ना, या सो एज का जो पेयर है वो होना चाहिए। और जब कंपैरेटिव की बात कर रहे हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री और ये होना चाहिए। ये दोनों अलग अलग हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये यू आर है और योर फादर, तो यहाँ पे भी यू आर और योर फादर दोनों में कॉमन है, तो दोनों को एक ही बार लिखेंगे, यानी दोनों को मिला के आप ऐसे बनाएंगे, यू आर स्ट्रॉन्गर देन बट, एक कंजंक्शन लगा दिया, दो सेंटेंस से जुड़ रहे हैं, जो कॉमन था उन्हें उड़ा दिया, आप इस जो कॉमन था उन्हें उड़ा दिया। तो अब देखिए ये वाला आ गया, अगले वाले का सब्जेक्ट और आर हटा दीजिए, अब लगाएंगे ऐसे ऐसे, यू आर स्ट्रॉन्गर देन बट एज क्लेवर एज योर फादर। ठीक, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इसे, यू आर एज क्लेवर एज। अब देखिए ये जो योर फादर है दोनों में कॉमन है, तो उड़ा दीजिए बाद में से एक, तो यू आर एज क्लेवर एज हो गया, बट स्ट्रॉन्गर देन योर फादर। तो जब पहले ये लिख दिया तो दोबारा इसको मत लिखिए, तो जो एक बार लिख चुके हैं उसको दोबारा मत लिखिए। तो यानी कुल मिला करके अगर इन दोनों को मिला करके लिखेंगे तो स्ट्रॉन्गर देन एज और एज का पेयर होना चाहिए, और दोनों में से जो कॉमन हो उसको आप कॉमन ले लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है। अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये था हमारा एग्जाम्पल। देखिए दिस फैब्रिक इज, दो लिखा है, दो भी एक कंजंक्शन है। चीपर देन, तो चीपर देन यानी कि ये जो कंपैरेटिव और देन है ये तो वहां पे दिखाई दे रहा है आपको। अब आपको खोजना है इक्वालिटी वाला, यानी एज एज हो या फिर सो एज हो। तो यहाँ पे सेंटेंस तो अफर्मेटिव है, यानी कि एज एज, तो ये क्या होना चाहिए, दिस फैब्रिक इज एज गुड एज अदर फैब्रिक्स, यानी कि दिस फैब्रिक इज एज गुड एज अदर फैब्रिक्स। आगे क्या दिया हुआ है, दिस फैब्रिक इज चीपर देन अदर फैब्रिक्स, इन दोनों को जोड़ करके बन गया दिस फैब्रिक इज एज गुड एज दो चीपर देन अदर फैब्रिक्स। समझ में आई बात, यानी कि ये फैब्रिक जो है कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है मान लेते हैं, इसका कंपैरिजन कि ये फैब्रिक भी उतना ही अच्छा है जितने कि दूसरे फैब्रिक्स हैं, लेकिन उनसे सस्ता है। समझ में आई बात। अच्छा, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीखने को मिलेगा। एडवर्ब पे बेस्ड है, हालांकि इस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे आइए जो बचा हुआ है उस पार्ट को मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। एडवर्ब की एक वीडियो है जिसमें कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और करीब उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था, वो लैपटॉप पे पढ़ाया है मैंने। उस वीडियो को मैंने अपलोड किया है करीब 5-6 महीने पहले, तो उसको देखिएगा, वहाँ पे कॉन्सेप्ट और डिटेल में आपको मिलेगा। और इस बीच में भी कहीं मैंने सो दैट का यूज़ किया था, तो सो दैट तो मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि द असाइनमेंट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डू ऑन हिज ओन। देखिए सो के साथ हम एज भी यूज करते हैं और दैट भी यूज करते हैं, ये बात तो मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पे सो है तो ये क्लियर हो गया कि आप, अच्छा जो सो और एज वाला है कॉन्सेप्ट वो भी बताया मैंने अभी, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सो एज वाला है जो अभी बताया वो, या ये सो एज जो पहले के वीडियो में बताया था और सो दैट के साथ जो साथ में बताया था। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, यानी एक बात तो क्लियर है कि जो सो वाला ऑप्शन है इसमें वो गलत है। ठीक है, अब जब सो वाला गलत ही है तो सो वाला कोई ऑप्शन होगा नहीं, तो बच क्या गया फिर यहाँ पे बच जाता है आपका TOO, टू को यूज करना है, तो मैं समझा देता हूँ आपको। टू
ये एक एडवर्ब है, इसके कई फंक्शंस हैं, लेकिन यहां पे जो इसका फंक्शन यूज हुआ है वो यूज हुआ है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट के सेंस में, बियॉन्ड द लिमिट। जितनी चीज होनी, जितना होना चाहिए वो उस लिमिट के बाहर है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अब जब हम टू को यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने बोला, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन हटा दूं, ऑप्शन तो इसका होगा यही ए वाला है कि द असाइनमेंट वाज टू डिफिकल्ट फॉर मोहित टू डू ऑन हिज ओन। अभी देखिए इसमें है क्या, अगर मैंने बोला यू आर टू वीक, यू आर टू वीक, ठीक है, तो अभी देखेंगे कि ये जो टू है ना, ये एक एडवर्ब है और ये इसका एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, यानी कि ये बन गया कि यू आर टू वीक। और अगर हमने टू वीक की यहां पर बात की तो यानी कि तुम इतने कमजोर हो जितना नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि मुझे ये बताना है कि तुम इतने कमजोर हो जितना नहीं होना चाहिए, और कोई काम अगर लगाना हो तो उसको इन्फिनेटिव से जोड़ते हैं, तो उसको टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, टू लिफ्ट द बॉक्स। तुम इतने कमजोर हो कि तुम इस बॉक्स को नहीं उठा सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एग्जांपल मैंने लिखा कि यू वांट टू गो, है ना, ये यानी कि तुम ही चाहते हो क्या, जाना, यानी कि ये काम भी तुम ही करते हो, ये वाला काम भी तुम ही करते हो। वैसे यहां पे तुम ही कमजोर हो। अच्छा, जब टू लग जाता है इन्फिनेटिव के साथ तो इसका ये मतलब है कि तुम इतने कमजोर हो कि ये काम नहीं कर सकते, या ये काम करने के लिए तुम जरूरत से ज्यादा कमजोर हो। यानी ये काम करने के लिए अगर जरूरत से ज्यादा कमजोर हो तो इसका मतलब तो ये निकला कि तुम इतने कमजोर हो कि कर ही नहीं सकते। तो हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे तब जब ये टू वाले यूज करेंगे। सो के साथ एस कब लगाना है, दैट कब लगाना है, इनके वीडियोज में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन आजा, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका कि द असाइनमेंट वाज, सो तो गलत ही है, द असाइनमेंट वाज टू डिफिकल्ट। ये असाइनमेंट इतना डिफिकल्ट था फॉर मोहित, किसके लिए, जिस पर्सन के लिए हो गया, फॉर मोहित टू डू ऑन हिज ओन, को खुद से इसे कर सके। यानी कि असाइनमेंट जो मोहित को दिया गया था वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था कि वो अकेले उसे नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, वो ये रहा, इसको आप ट्राई करें। और इस पैटर्न के क्वेश्चन से मैंने पहले डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले शी हैड वन द मैच, पास्ट परफेक्ट है यानी वो होगा। टाइम स्केल अगर आपको याद होगा, जब मैंने टाइम स्केल पढ़ाया था, करीब 3-4 वीडियो में डिस्कस किया, तो यहां पे मैंने बताया था कि अगर ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये पास्ट ऑफ पास्ट है, पास्ट ऑफ पास्ट, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, इसलिए मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। इस पे कुछ कंडीशंस हो सकती है। एक कंडीशन तो ये कि एक काम पास्ट में हुआ और एक उसके पहले हुआ हो, तब तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। दूसरा ये कि एक काम पास्ट में चल रहा हो, ये भी कॉन्टिन्यूएशन में हो, और एक दूसरा काम भी उसी में चल रहा हो कॉन्टिन्यूएशन में। तीसरी कंडीशन ये थी कि एक काम तो कॉन्टिन्यूएशन में हो और एक काम तुरंत उसके साथ हो गया हो। चौथी कंडीशन ये थी कि ओरिएंटेशन पास्ट टू प्रेजेंट की तरफ, यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट। अब इसको अगर आप देखेंगे कि जब पास्ट परफेक्ट लग चुका है तो पास्ट परफेक्ट वाली कंडीशन बस यही होती है जिसमें जब ये वाला हो, यानी कि एक पास्ट परफेक्ट हो और दूसरा हो पास्ट इंडेफिनिट। तो क्लियर है, जब पास्ट परफेक्ट आया है तो दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होना ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, रीच्ड। इट मींस द करेक्ट स्टेटमेंट इज शी हैड वन द मैच व्हेन वी रीच्ड द वेन्यू। जब हम वहां पहुंचे तब वो मैच जीत चुकी थी, यानी कि हमारे पहुंचने के पहले ही जीत चुकी थी। तो ये भी हो चुका है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। और इस पैटर्न के भी क्वेश्चंस हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। ये डिटेल वाला है जी, यही है। ये जो ब्लैंक है वहां पर ब्लैंक, सबसे पहले तो ये पता करना है कि वहां पे जो वर्ब हम यूज करने वाले हैं, द नेचर ऑफ द वर्ब शुड बी सिंगुलर और प्लूरल, दैट इज व्हाट द मेन कंसर्न इज। तो देखिए इसमें है क्या, मैं पढ़ देता हूं इसी पे। प्रेपोजिशन के पहले जो आएगा वही मेन सब्जेक्ट होगा। तो इंडिया तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अबाउट द फ्लोरा एंड फौना वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अबाउट एक प्रेपोजिशन है। अबाउट के पहले इंफॉर्मेशन है तो वो भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता। और क्यों, क्योंकि उसके पहले आपका प्रेपोजिशन ऑफ है।
ऑफ के पहले है प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ, यानी कि प्लेंटी ऑफ ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एक फ्रेज है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। जो इंफॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। तो यानी एक बात तो क्लियर है कि इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब जब सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर ही लगेगा। तो या तो इसमें अब हमें यूज करना है इज, या तो हमें इसमें यूज करना है हैज। मुद्दा है इज लगाएं कि हैज लगाएं। कॉमन सेंस के बेसिस पे आपने तो समझ लिया होगा कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। लेकिन अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल देने जा रहा हूं, आप बताएंगे वो गलत है कि सही। पहला एग्जांपल मैंने ये लिखा, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास has confident, ये हो गया। दूसरा, the student of my class is कॉन्फिडेंस। ये दो एग्जांपल्स हैं आपके सामने, और अब आपको ये बताना है कि दोनों गलत हैं या सही। तो बताने को तो आप बता ही देंगे, आंसर तो याद किए रहते हैं आप। गलत है। वो गलत ये है जहां आपने हैज लिखा है, इसको हटा करके इज करिए, या अगर आप हैज ही रहने देना चाहते हैं तो इसको हटा करके कॉन्फिडेंस करिए। दोनों में जो मना है वो कर लीजिए। दूसरे वाले में भी वही है, या तो इस इज को हटा करके हैज करें, या इज अगर रहने देना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट करें, बात बराबर है। मुद्दा आया ऐसा क्यों, देखिए है क्या। पहले वाले एग्जांपल में जो कॉन्फिडेंट वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव, और दूसरे वाले में जो कॉन्फिडेंस मैंने लिखा है दैट इज अ नाउन। ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जब भी आएगा तो इसके साथ इसका एक लिंकिंग वर्ब होना चाहिए। हैज क्या है, ये पोजीशन बताने वाला वर्ड है। अगर ये पोजीशन बताने वाला वर्ड है तो जाहिर सी बात है, पोजीशन अगर आप ये चीज़ पे रखते हैं तो उसका तब तो कोई ना कोई चीज़ होगी, और जो भी चीज़ होगी वो उस हैव या हैज़ का जो है ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर आपने हैज़ यहाँ पे यूज़ किया है तो अब आप अगर ऑब्जेक्ट ही बनाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट को हटा करके कॉन्फिडेंस कर दीजिए, हो गया सेंटेंस सही। जब कभी भी आप किसी पर्सन को, इन जनरल जब कभी भी आप किसी पर्सन को यूज़ करते हैं, द स्टूडेंट ऑफ माई लाइफ, सॉरी माई क्लास, छूट गया, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज कॉन्फिडेंस। तो अब इस पर्सन की क्वालिटी को हमें यहाँ डिस्क्राइब करना है। अच्छा ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो लिंकिंग वर्ब के बाद जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता ही नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब पर्सन की किसी क्वालिटी को रेफर करेंगे तो वहाँ पे अगर आप इजी लगाना चाहते हैं, हालांकि हैज लगा के भी सही हो गया था, अगर इजी लगाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको इसे बनाना पड़ेगा एडजेक्टिव, ये बनेगा कॉन्फिडेंट। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे याद करके कहीं बैठे हों कि जब भी जो ये लिंकिंग वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कभी भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता। तो उनकी खोपड़ी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि याद करने में तो बड़े तेज होते हैं आप और बिना मतलब का फिर बहस करते हैं। मैंने बोल दिया इट इज कॉन्फिडेंस, इट इज कॉन्फिडेंस, आ गया, ये लिंकिंग वर्ब बन गया इसका ये कॉम्प्लीमेंट। तो अब ऐसा नहीं है कि लिंकिंग वर्ब के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आते। देखिए मैं एक बात आपको बार बार बता रहा हूं, लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, अगर लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम सिचुएशन को नहीं समझेंगे तब तक एक ही रूल हम हर एक जगह नहीं लगा सकते। और अगर एक बात माना जाए तो मैथमेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं तो एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र आप हर एक जगह नहीं लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन को समझते हैं, किस फॉर्मूले को कैसे समझना है, कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, इसको भी वहाँ सोचना पड़ता है तभी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि एक याद कर ले तो हर जगह वही लगा दिया। वही इसमें भी है कि जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप पढ़िए। जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ा है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही होता है ये ज़रूरी नहीं है। ये आप पढ़ते पढ़ते सीखते हैं कि किस समय कहाँ पे क्या चीज़ें लगानी है। तो आप किसी भी चीज़ को पूरा मत मानिए, इसमें ये चीज़ें यहाँ तक हैं, अच्छी बात है। नई चीज़ें अगर आपके सामने आए तो मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि नई चीज़ों को भी सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो यानी कि यहाँ पे जो देखेंगे आप, ऑप्शन जो होना चाहिए वो इज होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो अवेलेबल वर्ड है दैट इज एन एडजेक्टिव, अगर एडजेक्टिव है तब तो उसके पहले लिंकिंग वर्ब भी चाहिए, और लिंकिंग वर्ब के लिए हैज होगा नहीं, इज चाहिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इज। यानी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया इज अवेलेबल इन दिस बुक। हो गया? चलिए अगले पे आते हैं जो कि लास्ट है अब 9 and 10। फेथ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फेथ स्माइल्ड अबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर। देखिए इसमें है क्या, एक फ्रेजल वर्ब है, अगर समथिंग, इफ समथिंग स्माइल्स ऑन समबडी, ये है ना, मान लेते हैं ये है। अगर मैंने बोला है इफ समथिंग स्माइल्स ऑन समबडी, ये जो स्माइल्स ऑन समबडी, अगर कोई चीज किसी के ऊपर ऐसे स्माइल ऑन करती है तो इसका मतलब यह है कि ये वाला जो बंदा है ही इज लकी या ही इज सक्सेसफुल। तो यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर देखे जाए तो फेथ स्माइल्ड अबव हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स, ये होना चाहिए था फेथ स्माइल। फेथ क्या हो गया आपका यहां पर? समथिंग हो गया। फेथ स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स, यानी कि जो फेथ है वो उसके साथ थी, वो काफी लकी था, वो काफी सक्सेसफुल रहा। फेथ मतलब क्या हो जाएगा? आपका डेस्टिनी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देख लें आप। द स्टूडेंट विद हिज पेरेंट्स, अब देखिए विद प्रेपोजिशन आ गया, तो प्रेपोजिशन के पहले जो दिया है द स्टूडेंट, वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर, तो वर्ब तो होगा नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहां दिया हुआ है? वॉज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और दूसरी चीज कि आस्क समबडी टू डू समथिंग होता है, आस्क समबडी टू डू समथिंग, अगर वर्ब आए तो एक गलत होने का चांस का रीजन ये भी था कि फॉर वेटिंग आया है, दैट शुड बी टू वेट आउटसाइड द प्रिंसिपल्स ऑफिस। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद आई थिंक एक सेट और बचा है सीपीओ 2019 का, वो कंप्लीट हो जाएगा अगले वीडियो में, इस वीडियो के बाद। फिर इसके बाद शायद 2018 के सीपीओ मेंस के पेपर का मैं पूरा डिस्कशन करूंगा। इसमें जो भी क्वेश्चंस आए रहेंगे उनके, जो अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे डिस्कशन करने योग्य, उनको कर लूंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन लगता है कि डिफिकल्ट नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं अभी कमेंट्स देखता रखता हूँ आप लोगों का, उन पर भी वीडियोज़ बन जाएंगे। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए। जल्दी मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। बाय बाय।